गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देख रहे हैं चैप्टर 3 अकारांतः पुल्लिंग शब्दः। अकारांतः अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। पिछला वीडियो हमने आपको बताया था कि अकारांत शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्द के अंत में आ स्वर आता है। ठीक है, अंतिम वर्ण छोटा आ स्वर आता है, जिसकी ध्वनि आती है, वो सारे अकारांत शब्द कहलाते हैं। और पुल्लिंग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नीचे बालक। अब बालक है, अगर बालक का हम वर्ण विच्छेद करके देखें, जैसे आप देखेंगे बालक का यहाँ पे वर्ण विच्छेद है, तो ब धन अ धन ल धन अ धन के धन अ, तो आ स्वर आया, तो ये आपका अकारांत हुआ। ऐसे ही आप देव देख लीजिए, तो द धन ए, क्योंकि द में सब आप देख रहे हैं सारे जो व्यंजन हैं सब में हलंत लगा हुआ है, और हलंत का मतलब यही होता है कि वो आधे हैं और बिना स्वर के वो पूरे नहीं होते हैं। तो आप नीचे देखेंगे देव, तो द धन ए धन व, हम इसको ब नहीं बोल पाएंगे, ब धन अ, इसी प्रकार से हम इसको द नहीं बोल पाएंगे, दे धन ए धन व धन अ, तो देव। तो आ स्वर आया, अंतिम वर्ण हमारा अ है, छोटा आ। इस प्रकार से ये सारे जो होते हैं वो अकारांत होते हैं। तो अब बात करेंगे लिंग की, जेंडर। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध होता है जिन शब्दों से, और नपुंसकलिंग जिनसे ना कि स्त्रीलिंग का बोध होता है ना ही पुरुष जाति का बोध हो पाता है। ठीक है, तो उनको कहा जाता है नपुंसकलिंग की श्रेणी में आते हैं। और एक और बहुत सरल तरीका है जो आप को बहुत इजी होगा, जैसे बालकः। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क और विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो बालकः मतलब ये पुल्लिंग एक वचन का है। स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें तो बालिका, आ की मात्रा आ जाती है। ठीक है, बड़े आ की मात्रा आ जाती है, तो वो बालिका मतलब स्त्रीलिंग है। और आप देख रहे हैं पुस्तकम, पुस्तक है लेकिन यहाँ पर क्या है, पुस्तकम, तो माँ में नीचे हलंत लगा। आप जितने भी नपुंसक लिंग शब्द देखेंगे सब में आपको ये चीज़ देखने मिलेगी। मंदिरम, गृहम, पुष्पम, आपको सब में माँ में नीचे हलंत मिलेगा। तो नपुंसक लिंग की पहचान आप आसानी से कर पाएंगे। तो अब देखते हैं आगे। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, जिससे 3 वचन मतलब संख्या का जहाँ पर ज्ञान होता है, संख्या पर जहाँ पर हमको बोध होता है संख्याओं का, जिन शब्दों से वो वचन होते हैं। एक के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है, एक वस्तु एक व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, संख्या का बोध होता है, वहाँ पर वचन आ जाता है। द्विवचन में 2 का बोध होता है, 2 का प्रयोग किया जाता है, संख्या जहाँ पर आ जाती है जिन शब्दों में, तो वहाँ पे द्विवचन आ जाता है। और बहुवचन की अगर हम बात करें, जहाँ पर 3 या 3 से अधिक संख्याएं आ जाती हैं, वहाँ पे बहुवचन आ जाता है। तो आप देख रहे हैं, पिक देख रहे हैं, एक वचन में बालकः मतलब एक बालक है तो एक वचन है, बालकौ मतलब 2 बालक हैं इसलिए वो द्विवचन में आ गया है, बालकाः बहुवचन है इसलिए वो मतलब 3 है, और 3 या 3 से ज़्यादा जहाँ आ जाते हैं वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कैसे चलेंगे, रूप कैसे चलता है इनका, शब्द रूप जो होते हैं, बालकः बालकौ बालकः, बालकः मतलब एक बालक, बालकौ मतलब 2 बालक, बालकः मतलब बहुत सारे बालक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब पुल्लिंग शब्द देखेंगे। ये शब्द पुरुष जातिं सूचयन्ति यथा बालक, कंठ, छात्र, शिक्षक। तो ये सारे शब्द हैं, और जो शब्द पुरुष जाति को सूचित करते हैं पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, है ना, अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो आगे देखेंगे, ये शाम अन्ते अ स्वरस्य ध्वनि भवति ते अकारांत पुल्लिंग शब्दः भवन्ति, मतलब जिनके अंत में आ स्वर की ध्वनि आती है वे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ये आपने देखा, बालक का वर्ण विच्छेद करने में आप देख रहे हैं, देव का भी देख रहे हैं, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। और एक जैसे ही चलते हैं, सारे अकारांत शब्द जितने भी होंगे वो एक समान ही चलते हैं। ठीक है, और देखेंगे जैसे एक वचन में आप देख रहे हैं, और इसी तरीका वही चीज़ है कि देखिए बालक है, बालक एक शब्द है, लेकिन संस्कृत में जब वो आया तो बालकः हो गया है, एक बालक के लिए, एक बच्चे के लिए। और द्विवचन में बात करें तो वहाँ पे औ की मात्रा लग जाती है, तो बालक का बालकौ द्विवचन में, ध्यान रखिएगा। बहुवचन में देखें तो आ की मात्रा मतलब बड़े आ की मात्रा लग जाती है, और साथ में विसर्ग लग जाता है, बालकः मतलब बहुत सारे बालक। फिर यहाँ पे देखेंगे छात्र शब्द है, छात्रः, छात्रौ, छात्रः। आगे देखिए
वृक्ष दिया है, शब्द वृक्ष है, लेकिन तीनों वचन में अगर हम देखें, वृक्षः एक वृक्ष, वृक्षौ दो वृक्ष, वृक्षाः बहुत सारे वृक्ष। तो आप देख रहे हैं, आपने एक अकारांत शब्द अगर समझ लिया है तो आपको सारे बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। ये सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग इसलिए है क्योंकि पुरुष जाति का बोध हो रहा है, और अकारांत इसलिए है क्योंकि इन सारे वर्णों का, शब्दों का जब वर्ण विच्छेद किया जाएगा तो अंतिम स्वर जो आएगा वो छोटा आ आएगा, छोटा आ की ध्वनि आएगी, इसलिए ये सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो एक समान चल रहे हैं, आप सब में देख रहे हैं कि एक जैसे हैं सब। आगे देखिए, क्रीडक क्रीडक शब्द है, तो क्रीडकः क्रीडकौ क्रीडकः, सैनिकः सैनिकौ सैनिकः, गायकः गायकौ गायकः। एक बार और इनको भी पढ़ के देखते हैं। वृक्षः वृक्षौ वृक्षः, अश्वः अश्वौ अश्वः, चस्कः चस्कौ चस्कः, दन्तः दन्तौ दन्तः, क्रीडकः क्रीडकौ क्रीडकः, सैनिकः सैनिकौ सैनिकः, गायकः गायकौ गायकः, खगः खगौ खगाः। मयूर शब्द है, मयूरः मयूरौ मयूरः, पादपः पादपौ पादपः, सिंहः सिंहौ सिंहः, वानरः वानरौ वानरः। तो ये हमने देखे सारे अकारांत पुल्लिंग शब्दों को। आपने देखा सब एक जैसे चलते हैं, एक समान होते हैं। तो बालक युवक चषक। अब देखते हैं पदम में। पद, बालक युवक चषक ग्राम मयूर एते शब्दा सन्ति, ये सारे शब्द हैं। और संस्कृत भाषायां साक्षात शब्दानां प्रयोगः न भवति, मतलब संस्कृत भाषा में अगर इन शब्दों को लिया जाएगा तो ये सीधे इस रूप में नहीं आ सकते हैं। क्या लग जाएगा? इनमें विसर्ग लग जाएगा। तो देखेंगे, अत्र बालकः शब्दः पदम, तो शब्द जो है वो पद में बदल जाता है। संस्कृत में बालक युवक ग्राम मयूरा मयूर आदि शब्दों का वाक्यों में सीधा प्रयोग नहीं होता। जैसे बालक के स्थान पर बालकः का प्रयोग होता है, यहाँ बालकः को शब्द के स्थान पर पद कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में शब्द को पद कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संस्कृत भाषायां शब्दस्य स्थाने पदानां प्रयोगः भवति, पदानां प्रयोगः वाक्यस्य अनुसारं भिन्नं भिन्नं भवति। संस्कृत भाषा में शब्द के स्थान पर पद का प्रयोग होता है और पदों का प्रयोग वाक्य के अनुसार अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे हमने देखा ना कि एक वचन में अलग रहेगा। आप देख रहे हैं, आप चस्कः एक वचन का है, लेकिन चस्कौ द्विवचन का आ गया है, क्योंकि औ की मात्रा आप देख रहे हैं। चस्कः मतलब एक गिलास, चस्कौ मतलब दो गिलास, चस्काः मतलब बहुत सारे गिलास। स्यूतः स्यूतौ स्यूतः, युवकः युवकौ युवकः। तो ये हमने देखा, आज का जो चैप्टर था हमारा उसको हमने समझा। और आप इसकी रीडिंग करिए। सबसे पहले आप संस्कृत की रीडिंग करिए, और रीडिंग करने के साथ साथ मुझे वॉइस मैसेज करें। जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं इन सब का उच्चारण करते हुए आप वॉइस मैसेज से सेंड करें, इसका पढ़ें और उच्चारण करते हुए मुझे अपना वॉइस मैसेज सेंड करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास को समझेंगे। थैंक यू।